Hello students, this is my third lecture video of Unit 1 for second semester and today's topic is Humayun. In previous lecture video you have studied about invasion of India and the second one was military conquest of India. In both lecture video you have studied about Babur who came in India in 1526 to rule over here after the end of the Sultanate age, and he succeeded by his elder son Humayun in 1530. So in this lecture video हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हुमायूं के बारे में। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा। तो इस लेक्चर वीडियो में आप हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, उसकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी अर्ली पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी एंड जब उसने बाबर को सक्सीड किया था, जब उसने सेकंड एम्परर के रूप में भारत में रूल करना शुरू किया था तो उसके सामने कौन कौन सी परेशानियां एंड किस तरह की स्थितियां आई थीं। देखिए, यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि भारत में मुग़ल सम्राट जितने भी रहे उनमें हुमायूं एक ऐसा राजा था जिसका शासनकाल दो भागों में बटा। सबसे पहले वो 1530 में शासनकाल संभालता है जो कि 1540 तक रहता है। उसके बाद वो अपने राज्य को खो देता है एंड अपने पिता की ही भांति उसको अपने ही राज्य को फिर से जीतने की कोशिश करनी पड़ती है। एंड सेकेंड वो अपने राज्य को वापस पाता है वंस अगेन 1555 में वो अपने राज्य पर फिर से राज करता है। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं हुमायूं का। सो हुमायूं का टाइम पीरियड क्या है? 6 मार्च 1508 से 27 जनवरी 1556। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था हुमायूं का पूरा नाम था और उसे आमतौर पे हुमायूं के नाम से जानते थे। वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, 4 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा था एंड वो सेकंड एम्परर था हुमायूं के बाद मुग़ल एम्पायर का। एंड उसने भारत में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत, बांग्लादेश, वो इलाके जहाँ पर बाबर ने अपना आधिपत्य जमाया था उन राज्यों पर उसका राज्य था। ठीक है, और वो सक्सीड कब करता है? बाबर की डेथ के बाद 1530 में। देखिए, आपने बाबर के चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह फरगाना में समरकंद से सियालकोट, काबुल, कांधार एंड वंस अगेन फरगाना, बाबर बार बार उन राज्यों को जीतने की कोशिश करता है और बार बार उन राज्यों को गंवाता है। वंस अगेन वो सैनिक शक्ति के साथ अपने राज्यों को फिर से हासिल करता है एंड फिर निर्वासन की प्रक्रिया होती रहती है। तो बाबर के समान ही हुमायूं को भी अपने राज्य को गंवाना पड़ा था। क्यों गंवाना पड़ा अपने राज्य को, जबकि उसका राज्य पहले से ही गठित हो चुका था? तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई थीं, क्या कारण थे उसमें, हुमायूं की कितनी गलती थी, ये सभी हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। बाबर को उसने सक्सीड किया था 1530 में, जबकि बाबर की डेथ हुई थी एंड दिल्ली की गद्दी उसने संभाली और जो भारतीय उपमहाद्वीप के राज्य थे उस पर वह शासक की तरह बैठा था। बाबर फरगाना का शासक बना अपने पिता की डेथ के बाद और बहुत सारी लड़ाइयाँ उसने लड़ी थी, बहुत सारे युद्ध उसने किए थे। हालांकि 1526 से लेकर 30 तक बाबर ने सिर्फ युद्ध किया, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देखा भी था। लेकिन बाबर एक कुशल योद्धा के साथ साथ अपने जीते हुए क्षेत्र पर किस तरह से सही तरीके से रूल करते हैं, किस तरह उसे अपने कब्जे में रखते हैं, ये कैपेसिटी बाबर के पास थी। वो एक बेहतरीन, एक काबिल शासक भी बनकर रहा। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन बाबर ने नहीं यहाँ पे कोई इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि पूरा टाइम पीरियड वो सिर्फ कॉन्कर ही करता रहा। लेकिन हुमायूं का अगर हम एक्सपीरियंस बोले तो हुमायूं अपने पिता की भांति नहीं था। ओके, वह एक कुशल शासक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब आप एक शासन को संभालते हैं तो आपकी जिम्मेदारी दो रूप में होती है। एक जब आप अपने परिवार को संभाल रहे होते हैं और दूसरी जब आप एक प्रजा को संभाल रहे होते हैं, पूरी प्रजा जिसकी जिम्मेदारी आप पर होती है। तो कई ऐसे गुण जिनको हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में किंगशिप थ्योरी में भी देखा था कि कई ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो एक शासक बनने के तौर पर आपको अपने व्यक्तित्व से
व्यक्तित्व में रखना पड़ता है और कई ऐसी गुण होते हैं जिनको आपको अपने राजत्व के सिद्धांत में उन गुणों से दूर भी होना पड़ता है। पर बाबर के समान हुमायूं में ये कटिबद्धता नहीं थी और उसकी जो एक पर्सनैलिटी थी, जो व्यक्तित्व था, बहुत ही उदार व्यक्तित्व था। और ये उदारता ह्यूमैनिटी के लिए तो ठीक थी, एक इंसानियत के तौर पे हुमायूं के व्यक्तित्व के लिए तो सही थी, लेकिन एक राजा के तौर पे हुमायूं के लिए उसकी यही उदारता कठिनाई के तौर पर सामने आई। तो अब देखते हैं कि बाबर के बाद हुमायूं ने 22वें साल में जब शासन को संभाला तो उसके पास कोई विशेष अनुभव नहीं था राज्य को संभालने के लिए। अब देखते हैं हुमायूं की अर्ली लाइफ कैसी थी। तो हुमायूं अपने पिता का, बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और उसकी माँ का नाम माहम बेगम था। और उसकी माँ सुन्नी संप्रदाय की नहीं थी, शिया संप्रदाय की थी, शिया कम्युनिटी की, जबकि बाबर वॉज बिलोंग टू सुन्नी कम्युनिटी। ओके, यहाँ ध्यान रखिएगा, बाबर सुन्नी कम्युनिटी से था और उसकी माँ जो माहम बेगम थी वो शिया कम्युनिटी की थी। हिज हाफ ब्रदर, बाबर के 4 बेटे थे, आपको पता है, हुमायूं के 4 ब्रदर थे, अब तक हम लोग ये पढ़ते थे, लेकिन वो चारों ब्रदर इसके रियल ब्रदर नहीं थे, वो सब इसके स्टेप ब्रदर या हाफ ब्रदर बोले जाएंगे, उनकी माएँ अलग अलग थीं। His half brother Kamran Mirza inherited Kabul and Kandahar, the northernmost part of their father's empire. बाबर की डेथ के बाद हुमायूं ने भारतीय हिस्सों को संभाला और जबकि उसके जो सौतेला भाई उसका कामरान जो था उसने बाबर के द्वारा जीते हुए काबुल और कांधार पे अपना कब्जा जमाया, वहाँ पर उसका कब्जा था। कामरान और अस्करी ये जो 2 भाई थे उसके, उनकी माँ का नाम गुलरुख बेगम था, ये हुमायूं के स्टेप ब्रदर थे। एंड उसके जो तीसरा भाई जो था हिंदाल, हिंदाल की माँ का नाम था दिलबर बेगम। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा कि ये चारों जो भाई थे आपस में, ये सौतेले भाई थे, कामरान और अस्करी। कामरान इसमें सबसे ज़्यादा हुमायूं को परेशान करता है आगे जाकर। सो कामरान और अस्करी जो थे वो गुलरुख बेगम के बच्चे थे। प्रॉपर अरेंजमेंट मेड फॉर हिज एजुकेशन, ही हैड गुड नॉलेज ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड टर्किश। बहुत ही अच्छा नॉलेज उसको था अरेबिक, पर्शियन और टर्किश का। उसकी शिक्षा का इंतज़ाम बहुत ही अच्छा किया गया था। उसको फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, उसकी उत्सुकता थी, उसकी दिलचस्पी थी इन सब्जेक्ट्स में। To give him administrative training, Babur appointed him a governor of Badakhsha at the age of 20. उसको प्रशासनिक जानकारी देने के लिए, उसको प्रशिक्षित करने के लिए बाबर ने बदख्शा में एज अ गवर्नर उसको अपॉइंट किया था, उसको नियुक्त किया था। ऑन द ईव ऑफ 1526 he went against हामिद खान and defeated him near हिसार फिरोज़ा। 1526 में वो हामिद खान के ख़िलाफ़ जीत हासिल करता है हिसार फिरोज़ा में। एंड उसने बाबर के साथ पानीपत और खानवा के युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था, वो साथ में था। 1526 में उसने इन 1526 ही गॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिसार फिरोज़ा एंड संभल। उसको 1526 में मिलता है हिसार और फिरोज़ा का ज़िला। और 1527 के बाद ही वॉज वंस अगेन सेंट टू बदख्शा एंड अगले साल उसको फिर से बदख्शा भेज दिया जाता है। ही रिटर्न्ड टू आगरा इन 1529, वो 29 में आता है वापस आगरा। एंड वॉज ऑर्डर टू मैनेज हिज जागीर ऑफ संभल, एंड उसको संभल की जागीर को संभालने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, उसको आदेश मिलता है। आफ्टर द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोदी, Babur sent Humayun to capture Agra, which he did, and got Kohinoor as prize from his father. जब पानीपत का युद्ध ख़त्म होता है, और आपने उस लेक्चर वीडियो में ये भी देखा था कि पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने आगरा के ऊपर भी चढ़ाई की थी, तो बाबर ने आगरा को भी जीता था। तो बाबर ने हुमायूं को भेजा था आगरा फोर्ट के लिए और आगरा जीतने के लिए, एंड बदले में उसको कोहिनूर जो है वो उपहार के तौर पे, उसको पुरस्कार के तौर पे देता है। एट संभल ही फेल इल इन 1529 एंड वॉज ब्रॉट टू आगरा। संभल में वो बीमार पड़ता है एंड 1529 में, और उसको आगरा लाया जाता है।
और यहाँ देखिए जब आप लोग छोटे क्लासेस में रहे होंगे तो आप एक कहानी इसके बारे में होती है कि जब हुमायूं बीमार था तो बाबर ने हुमायूं की लाइफ को बचाने के लिए कहा जाता है कि बाबर ने उसकी मुसीबत खुद ले ली और उसके जो बेड जहाँ पर हुमायूं सोया था वहाँ के 4 चक्कर लगाता और बोलता है ले लिया और बाबर उसकी मृत्यु को खुद वर्णन करता है। ये देखिए इस कहानी में हिस्टोरिकल पॉइंट्स तो नहीं हैं लेकिन ये एक कथन के तौर पे चलता रहता है। बहरहाल जो भी हुआ था 1530 में 30 दिसंबर को बाबर की डेथ होती है। बाबर के डेथ के बाद हुमायूं जो है वो सिंहासन पर बैठता है। दिसंबर 30 में हुमायूं ने दिल्ली के साम्राज्य को संभाला था एंड जो इंडिया के बाबर द्वारा अधिकृत प्रदेश थे उनका अधिकार हुमायूं के हाथ में आ जाता है। लेकिन क्या बाबर के द्वारा छोड़ी हुई जागीर या जो फिर क्षेत्र थे, अधिकृत क्षेत्र थे, ये हुमायूं के लिए एक तरह से बेड ऑफ रोजेस जिनको कहा जाता है कि बहुत ही आरामदायक क्षण थे या जैसे उनको बहुत ही सुख वाला जीवन देने वाले थे? नहीं, दैट वाज नॉट बेड ऑफ रोजेस, दैट वाज अ फुल ऑफ थॉर्न्स। कांटों भरी सेज समझ में आई हुमायूं के, क्योंकि इसी के साथ शुरू हो गई हुमायूं की परेशानियां। जैसे ही उसने गद्दी संभाली, ये बाबर के मरने के बाद हुमायूं के लिए बहुत सारी समस्याओं की शुरुआत हो गई थी। उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके जैसे ही उसने सक्सेशन किया, जैसे ही उसने बाबर के बाद गद्दी संभाली, among the major factors which contributed to his difficulties and problem were the legacy of Babur's will, the unfriendly treatment of his brother and relatives, and lastly the hostile attitude of Afghan and the Rajput। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? सबसे पहले तो जो बाबर की इच्छा के अनुसार, बाबर अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार करता था लेकिन हुमायूं को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और हुमायूं से उसने एक वादा लिया था कि अपने सभी भाइयों को हुमायूं वेल ट्रीट करेगा, बहुत ही अच्छे से उनके साथ पेश आएगा। और बाबर की इच्छा अनुसार ही बाबर के साम्राज्य का बंटवारा हुआ था और यही साम्राज्य का बंटवारा खुद हुमायूं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बन गया। तो कौन कौन से फैक्टर आपको दिख रहे हैं? पहला कि बाबर का विल, जो उसने चाहा था, जो इसकी इच्छा थी कि किस तरह से उसके साम्राज्य को बांटा जाए। दूसरा कि उसके अपने ही भाइयों और उसके अपने सगे संबंधियों द्वारा बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव, और बहुत ही लिबरल रहा हुमायूं अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, लेकिन उसको उतना ही बुरा बर्ताव झेलना पड़ा। दूसरा कि अफ़गान और राजपूत, देखिए दोनों ही हारे थे बाबर से, लेकिन ये पूरी तरह क्रश्ड नहीं थे, ये इनको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सका था। तो इनकी जो हॉस्टाइल एटीट्यूड थी, जो शत्रुतापूर्ण इनकी जो व्यवहार थे हुमायूं के साथ, ये भी हुमायूं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। बाबर हैड एंटर्ड द कंट्री एज a stranger and spoiler. He had defeated the armies and broken the power of the Regents dynasty, the Lodhis, the only hold which he had and the Mughals had upon the people of India was military force. बाबर एक अजनबी था, वो यहाँ आता है, वो यहाँ पर विध्वंस करता है, फोर्सफुली वो राज करता है, लोधी साम्राज्य को ख़त्म करता है। एंड बाबर हैड नॉट क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू कंट्रोल सच अ वास्ट एम्पायर। बाबर यहाँ आकर सैनिक गतिविधियाँ करता है, उसका सैनिक ऑपरेशन था यहाँ पर। उसने, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को कि ही वॉज अ ग्रेट एम्परर बट नॉट अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव एट ऑल। उसने एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं रखा और नतीजा ये था कि एक बड़े साम्राज्य के बड़े हिस्से को जब आप जीतते हैं तो जीतने के बाद ही असली आपकी परीक्षा शुरू होती है, जब आपको उन जीते हुए जगह पर मैनेजमेंट यानी व्यवस्था स्थापित करनी होती है। बिना सही व्यवस्था के आप क्या करते हैं? आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, आप सही तरीके से उसे रन नहीं कर सकते। एंड इसीलिए जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि वाई इल्तुतमिश इज़ रियल इस्टेब्लिशर और रियल फाउंडर ऑफ स्लैब डायनेस्टी। क्यों माना जाता है इल्तुतमिश को रियल फाउंडर? क्योंकि उसने अपने स्लैब डायनेस्टी को
बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है और बाबर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सका था। 1526 में आता है एंड 1529 तक वो लगातार युद्ध में ही रहता है एंड 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसे कोई टाइम ऐसा नहीं मिला था कि वो एक एम्पायर को सही एडमिनिस्ट्रेशन दे सके और बहुत ही जो आपकी प्रशासनिक क्षमता होती है वही किसी राज्य पर आपके पकड़ को बताती है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी अगली डिफ़िकल्टीज़ में क्या क्या थी। पहला, डिवीज़न ऑफ द एम्पायर अकॉर्डिंग टू बाबर्स विल। मैं अभी इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ कि बाबर की इच्छा जो थी, जो उसने एम्पायर को डिवाइड किया था, करवाया था अपने इच्छा के अनुसार, ये डिवीज़न जो था बाद में चलकर हुमायूं के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ पैदा करता है। हुमायूं वेरी फेथफुल इम्प्लीमेंटेड द विल ऑफ हिज फादर। जो भी उसके पिता की इच्छा थी उसने बहुत ही फेथफुली, बहुत ही विश्वास के साथ उसको पूरा किया था। ही ट्रीटेड ऑल द हिज यंग स्टेप ब्रदर वेरी काइंडली। बहुत ही उदार हृदय का मालिक था हुमायूं एंड उसने अपने भाइयों के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव किया था। ही मेड कामरान द रूलर ऑफ काबुल एंड कांधार। उसने कामरान को काबुल और कांधार का इलाका दिया। अस्करी जो कि कामरान का सगा भाई था उसको रुहेलखंड और हिंदाल जो कि उसका दूसरा सौतेला भाई था उसको मेवात का शासक बनाता है। ठीक है। कंप्राइजिंग द मॉडर्न टेरिटरीज ऑफ अलवर, मथुरा एंड गुड़गांव। जो इलाका है वो क्या है? अलवर का है, मथुरा एंड गुड़गांव का। दस हिज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर वॉज रिड्यूस्ड। अब देखिए सारे जो हिस्से हैं वो तो बट गए, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा पार्ट जो जाता है राज्य का वो उसके भाइयों में बट जाता है, तो उसको भी अपने पिता द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति का एक टुकड़ा ही मिलता है। दिस डिवीजन वीकेंड द यूनिटी ऑफ द एम्पायर। और जब किसी राज्य को आप टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं तो उसकी एकता जो कि मजबूती होती है किसी साम्राज्य का वो कम होती है। अब देखते हैं अनग्रेटफुलनेस एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ हुमायूंस ब्रदर। इतना कुछ करने के बावजूद जो उसके स्टेप ब्रदर थे वो उसकी तरफ कृतज्ञ नहीं रहते, बल्कि जहाँ उनको मौका मिलता है वो कृतज्ञता दिखा देते हैं, एहसान फरामोशी दिखाते रहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम थी हुमायूं के सामने। कामरान आफ्टर टेकिंग काबुल एंड कांधार जो पंजाब फोर्सबली, जब काबुल और कांधार का इलाका दिया गया कामरान को तो उसने पंजाब का इलाका भी जबरन ले लिया था। हिंदाल टू डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर। और हिंदाल ने भी अपने आप को शासक घोषित कर दिया था। अस्करी लॉस्ट सम पार्ट ऑफ एरिया अलॉटेड टू हिम। अस्करी को जो एरिया दिया गया था उसमें से कुछ भागों को गंवा देता है। ऑल दीज एक्शन हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हुमायूं। और इन सभी चीज़ों का जो असर था वो प्रतिकूल होता है हुमायूं के लिए। हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ हुमायूंस ओन रिलेटिव। हुमायूं के खुद के जो रिश्तेदार थे उनके शत्रुतापूर्ण व्यवहार का हुमायूं के लिए जो असर होता है वो बहुत ही हानिकारक था। म्यूचुअल कॉन्सिपरेंसी एंड जेलसीज ऑफ हुमायूंस रिलेटिव्स क्रिएटिव सेवरल प्रॉब्लम फॉर हिम। उसके जो रिलेटिव होते हैं वही उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, लगातार कॉन्सिपरेंसी, जिनमें कि मोहम्मद जमा मिर्ज़ा, अ पावरफुल नोबल एंड द हस्बैंड ऑफ हुमायूंस सिस्टर, जो कि उसका बहनोई भी था जमा मिर्ज़ा। मोहम्मद मेहदी ख्वाजा, बाबर्स ब्रदर इन लॉ, बाबर का ब्रदर इन लॉ मेहदी ख्वाजा, एंड मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, हुमायूं का कज़िन, वर क्वाइट पावरफुल एंड एम्बिशियस। दे क्रिएटेड सेवरल प्रॉब्लम फॉर हिम। ये खुद के ही रिलेटिव थे, बाबर के ही ख़ानदान के लोग थे जो कि हुमायूं के ख़िलाफ़ लगातार कॉन्सिपरेंसी रचते रहते हैं। लैक ऑफ सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये बहुत बड़ी दिक्कत आई थी हुमायूं के सामने। बाबर ने अपना पूरा टाइम जो है वो युद्ध लड़ने में ही बिता दिया था और उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो टेरिटरीज़ थी उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उसके पास टाइम नहीं मिलता है। और ये जो कमी रहती है ये हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर रही थी। नेक्स्ट देखते हैं वांट ऑफ अ वेल इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड आर्मी। द मुगल आर्मी वॉज जो आर्मी थी मुग़ल लोगों की, मुग़ल आर्मी में कौन कौन से थे मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है कि जो बाबर ने अपनी सैनिक
शक्ति तैयार की थी, जो टुकड़ी तैयार करती, उसमें वो बहुत सारे ट्राइब से लड़ा हुआ था और उसके जो सैनिक टुकड़ी थी उसमें बहुत अलग अलग कबीले के लोग थे। कौन कौन से थे? जैसे कि चगताई जो उसके नेटिव प्लेस के थे, उज्बेक जिनसे उनकी खुद भी लड़ाई हो चुकी थी, उसमें मुग़ल भी थे यानी मंगोल भी थे, उसमें पर्शियन यानी ईरानी भी थे, अफ़गानी भी थे और हिंदुस्तानी भी थे। तो ये जो बड़ी आर्मी थी, इसको कंट्रोल करने के लिए, देखिए अलग अलग डिवीज़न के हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो उनका कमांडर होगा उसको बहुत ही कैपेबल होना पड़ेगा उन सब पर एक साथ कंट्रोल रखने के लिए। और बाबर में ये कैपेसिटी थी, ये कमांडर की कैपेसिटी एंड जो एक गुड क्वालिटी होती है ये बाबर में थी। लेकिन हुमायूं जो था वो इन सभी जो एक आर्मी की विविधता थी इसको सही तरीके से संभालने में वो बाबर की तरह सफल नहीं था, या हम कहेंगे कुशल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, बाबर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर। अब देखिए बाबर ने जो जागीरों का बंटवारा किया था ये भी उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है कि बाबर्स नोबल्स एंड सोल्जर्स हैड रेंडर्ड ग्रेट असिस्टेंस टू हिम इन हिज कॉन्क्वेस्ट। बाबर के जो सहयोगी थे, जो उसके अमीर थे, जो सरदार होते हैं, वो बाबर का बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं और लिहाजा कि इसी ऑर्डर में बाबर ने उनको खुश करने के लिए जागीर दी थी और जागीरों को बहुत ही उदारता से लुटाया था। ठीक है, और नतीजा ये हुआ कि जब ये उदारता से जागीरें बटीं तो जो नोबल थे, जो अमीर थे, वो पावरफुल होते गए। ध्यान से एक एक पॉइंट आप लोग समझिएगा कि बाबर की पहले तो विल कि उसके साम्राज्य को किस तरह उसके बच्चों के बीच बांटा जाए। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं ये बाबर की हुमायूं की कमियां जो हैं ये बहुत ही नोटेबल चीज़ें होती हैं। पूछा भी जाता है कि वीकनेस क्या थी या फिर हुमायूं की जो सक्सेस न होने के कारण थे उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनमें देखिए बाबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर था जो कि लिबरली उसने अपने नोबल्स को दिया था। क्यों? क्योंकि उसके नोबल्स ने उसके साथ में जो उसने कॉन्कर किया था इलाकों को, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट उसने अभियान किया था उसमें उसके नोबल्स ने बहुत साथ दिया था एंड बाबर ने इनको जागीरें बांटी थी उनको खुश करने के लिए। इन जागीरों के बंटवारे से ये नोबल बहुत ही पावरफुल बन चुके थे एंड दे पोस्ट अ ग्रेट थ्रेट टू द स्टेबिलिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर। अब देखिए जब सत्ता आती है, जब पावर आता है तो महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है। ओके, तो ये जब जागीरें आईं तो सिंपल सी बात है कि मुग़ल साम्राज्य के लिए भी ये एक धमकी, एक खतरा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और ये खुद जागीरदार से ये सरकार बनना यानी कि साम्राज्य हथियाने तक की सोच चलेगी। नेक्स्ट, पॉसिटी ऑफ फंड, ये भी प्रॉब्लम हुमायूं के लिए क्रिएट है। आफ्टर गेटिंग enormous wealth from the royal treasury of Delhi and Ajmer, Babur distributed it so lavishly among his soldiers and nobles that very little were left to Humayun to conduct the affairs of his administration. बाबर ने यहाँ जीत हासिल की, बहुत सारे धन दौलत को उसने लूटा, लेकिन लूटने के बाद क्या किया, उनको बहुत ही वैभवपूर्ण तरीके से अपने सैनिकों में, अपने लोगों में उसे बांट दिया और नतीजा कि अपने खुद के बेटे के लिए उसने एक भरा हुआ खजाना न छोड़कर बहुत ही कम अमाउंट में वेल्थ को छोड़ा था, जबकि हुमायूं को उसी वेल्थ से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना था। नेक्स्ट, हॉस्टिलिटी ऑफ द अफ़गान। अब जो अफ़गान जिनको कि हराया गया था वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए थे, तो इनकी जो शत्रुतापूर्ण बिहेवियर रहा ये भी हुमायूं के लिए डिफ़िकल्टीज़ पैदा करते थे। द अफ़गान्स who were ruling Delhi a few years back still had ambitions to capture power again. वो अफ़गान जिनको हराया गया था वो फिर से अपने स्टेट को रीगेन करने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। बहादुर शाह, द रूलर ऑफ गुजरात, was also an Afghan. He was also ambitious of the throne of Delhi. But the most important and powerful Afghan who later drove away Humayun was Sher Shah. And this one name, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेम है, शेर शाह सूरी
not only for Humayun but also it's a chapter शेर शाह ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि अकबर के जो शासनकाल में कहा जाता है कि कुशल प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसका अग्रगामी दूत जिसको हम कहेंगे कि शुरुआत किसने की, तो वो शेर शाह था। ये शेर शाह के बारे में हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं कि जो अफ़गान है जिनको कि बुरी तरह से कुचला नहीं जा सका था, जो अभी भी खतरा थे, जिनके अंदर अभी भी महत्वाकांक्षा थी अपने साम्राज्य को पाने के लिए, इनमें बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था, तो बहादुर शाह की भी इच्छा थी कि वो भी एक अफ़गान था, और बहादुर शाह के अलावा शेर शाह नाम का जो अफ़गानी था उसकी भी ये महत्वाकांक्षा थी कि वो बाबर के इस साम्राज्य को, हुमायूं के इस साम्राज्य को कब्जे में ला सके। Next, belied Rajputs' hopes. Though the power of Rajputs had been weakened by Babur, yet they cherished some hopes of recovering their lost power of territories. कोशिश की गई थी बाबर की तरफ से कि उनको कमज़ोर किया जाए, लेकिन फिर भी वो लोग पूरी उम्मीद में थे कि हमें अपने जो हमने इलाके अपने गंवाए हैं उनको हम फिर से कॉन्कर कर सकें, रिकॉन्कर कर सकें, उनको रीगेन कर सकें। अब ये जो पॉइंट्स आपने देखे, ये पॉइंट्स तो सिचुएशनली थे हुमायूं के सामने, जो उसके सामने कठिनाई बनकर खड़े थे, प्रॉब्लम बनकर खड़े थे। इसके अलावा खुद हुमायूं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, खुद हुमायूं के अंदर की जो कमियां थी, जिसने कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ को, जिसने उसकी कठिनाइयों को बढ़ाने में मदद की, वो क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एज अ रूलर ही लैक्ड foresight and was incapable of taking a long term view of political and military problem। तो देखिए, एक शासक को क्या कहा जाता है कि उसे दूरगामी होना चाहिए, दूरदृष्टा, यानी कि अगर कोई फैसला आप लेने जा रहे हैं या अपने साम्राज्य के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई रूल बना रहे हैं, रेगुलेशन बना रहे हैं, तो इसके दूर तक के परिणाम को सोचना आपका सबसे बड़ा काम है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णय का जो असर होता है वो आपके साथ साथ आपकी पूरी प्रजा को भुगतना पड़ता है। तो बाबर के बाद जो हुमायूं था उसके अंदर दूरदृष्टि की कमी थी, और वो सही तरीके से जो एक दूरगामी परिणाम वाले डिसीज़न हैं, जो राजनीतिक और जो सैनिक प्रॉब्लम है, जो सैन्य दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए वो कैपेबल नहीं था कि एक सही तरीके से निर्णय ले सके। ही वॉज नॉट अ गुड जज ऑफ मैन एंड सर्कमस्टांसेस। उसे न तो व्यक्ति की पहचान थी और न ही सिचुएशन की। उसको ना तो वो सही समझ पाता था कि जो सामने वाला बंदा है, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो उसके लिए हार्मफुल है या उसका दोस्त है, वो सभी को अपने ही जैसा समझता था। एंड साथ में ही लेट सस्टेन्ड एफर्ट एंड लेट आफ्टर अ विक्ट्री, विजय के बाद की स्थितियाँ और फिर से जो दुश्मनी निभाने की जो एक आपके अंदर कैपेसिटी, एक एनर्जी होती है, इन चीज़ों से वो लैकनेस ही उसमें दिखा था। जैसे जब पहला युद्ध जीतता है वो शेर शाह के ख़िलाफ़ चौसा में, तो वो पहला युद्ध जब जीत जाता है हुमायूं, तो उसके बाद एक तरफ शेर शाह उसे युद्ध करके जीतने के लिए फिर से मिलिट्री कैंपेनिंग कर रहा होता, तैयारी कर रहा होता, और दूसरी तरफ हुमायूं क्या कर रहा होता है, वो उत्सव में, रास रंग में लीन रहता है। उसे ये नहीं समझ में आता है कि अगले कदम के लिए उसे तैयारी की जाए, उसको ये तैयारी होनी चाहिए। तो ये कमियां थी उसकी खुद भी। नो डाउट ही इनहेरिटेड a rich legacy of difficulties, but he made it richer by his own blunders। ये सही है कि उसको जो बाबर के बाद एक लेगेसी में मिली थी, उसकी डिफ़िकल्टीज जो मिली थी, उसके बाद उसको बढ़ाने में उसकी खुद की भी गलतियाँ रही हैं। उसकी जो परेशानियाँ थी उसमें उसकी नेचर, उसके खुद की जो पर्सनालिटी थी, उसकी वजह से भी दिक्कतें और बढ़ी हैं। Though beset with dangers and bitter enemies all around, he did not develop the killer's instinct। चारों तरफ से वो दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जो इंस्टिंक्ट आता है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का, वो नहीं था। He failed to punch upon। He was daring as a soldier but not conscious as a general।
वो बहादुर तो था, लेकिन जो एक सैन्य कैपेसिटी होती, जो एक गुण होता है एक सेनापति में कि वो सावधान रहे, वो उसके अंदर नहीं था। ओके, ही फेल्ड टू पॉन्च अपॉन अपॉर्चुनिटी एंड वेल एज अपॉन हिज एनिमीज इन टाइम। इन द वर्ड्स ऑफ लेनपूल, क्या था कि जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जो मौका आपको मिलता है, तो मौके पर आपको पकड़ बनानी होती है और एट दैट टाइम आपको अवसर पे जीत हासिल करनी होती है, पर वो फेल रहता है। वो अवसर पे हाथ जैसे कहते हैं कि किसी मौके को हाथ लगना और उसके हाथ से निकल जाना, तो ये हाथ से निकाल देता था, किसी मौके को अपने हाथ से गंवा देता था, तो सही समय पर सही अवसर पर सही कार्य नहीं कर पाता था। और लेनपूल, इतिहासकार लेनपूल ने इसके लिए जो बातें लिखी हैं कितनी सच लगती है कि हुमायूंस ग्रेटेस्ट एनिमी वाज ही हिमसेल्फ। उसका सबसे बड़ा शत्रु वो खुद था, उसकी कमजोरियां थीं। और ये कमजोरियां कौन कौन सी थीं ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीक पर्सनैलिटी। हुमायूं लैक्ड रिजोल्यूशन एंड सस्टेन्ड एनर्जी। वो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि अपने अंदर की एनर्जी को रख नहीं पाता था। फॉरसाइट एंड क्विक ग्रास्प ऑफ सिचुएशन। दूरदृष्टा, दूर विजन, जैसे कहते हैं कि दूर तक की देखने की कैपेसिटी, या फिर किसी सिचुएशन को संभालने का या किसी सिचुएशन के अनुसार कोई निर्णय लेने की जो एक क्षमता होती है, ये कमी थी उसके अंदर। ही रिवील्ड एट द टेबल व्हेन ही ought to have been in the saddle. He was slow to understand man, slow to grasp golden opportunity, slow to decide, slow to win a battle, and क्या था उसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि अवसर को गंवा देता था। न तो वो व्यक्ति को समझ पाता था, न सिचुएशन को समझ पाता था। बहुत सारे सुनहरे मौके ऐसे थे, जैसे शेरशाह के समय भी जब हम पढ़ेंगे, जब टसल ऑफ शेरशाह सूरी एंड हुमायूं, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छा मौका होता है उसके पास कि वो लगातार जीत हासिल करता रहे, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी बात में खुश हो जाता है एंड बहुत अच्छे मौक़ों को वो गंवा देता है। तो क्या है कि अपॉर्चुनिटी को गंवा दे रहा है, वो निर्णय लेने में धीमा है, किसी युद्ध को जीतने में वो धीमा है, मीन्स कि त्वरित गतिविधि नहीं है। पिता की भांति उसके अंदर ये सारे गुण नहीं थे। वो अपने पिता की तरह दूरदृष्टा नहीं था, उसे मौके को संभालना नहीं आ रहा है, सिचुएशन संभालना नहीं आ रहा है। एंड लेनपूल ने उसकी इन कमियों को उसकी खुद के दुश्मन के रूप में बताया है। अब देखते हैं, अंडर एस्टिमेटिंग शेरशाह स्ट्रेंथ। यहाँ देखिए आया वही चीज़ कि शेरशाह को जब उसने एक युद्ध जीता, तो उसने शेरशाह सूरी के पावर को, उसके स्ट्रेंथ को बहुत कम आंक लिया था। एंड ही शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द half-hearted submission of शेरशाह एट चुनार। जब चुनार की लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद ये समझ नहीं पाया था कि शेरशाह सूरी जो है वो वापस आएगा और वापस आने के बाद उससे उसके राज्य को छीन सकता है। ये चुनार विजय के बाद पूरी तरह से बिजी हो गया था अपने रास रंग में, और उधर शेरशाह सूरी जो है वो अपने पावर को बढ़ाता है। इनफैक्ट ही शुड हैव निप्ड हिम इन द बड। नेक्स्ट देखते हैं, negative response to Rajput's request. He should have given a positive response to the request of the Rajputs and attacked Bahadur Shah of Gujarat at Chittor and should have completely crushed his power. देखिए, हुमायूं और जो बहादुर शाह के बारे में एक कहानी आपने पढ़ी थी कि किस तरह राजपूत रानी, उनके द्वारा राखी भेजी गई थी हुमायूं को। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे अटैक किया था, तो वहाँ की रानी ने हुमायूं को राखी बांधी थी, भेजी थी, और ये एक आवेदन था कि हुमायूं आए और उसकी रक्षा करे। हुमायूं दो ही वॉज मुस्लिम, बट he was ready to बी साइड, टेक साइड ऑफ दैट रानी। उसके सपोर्ट में खड़ा होने की बात करता है। इसमें छोटी क्लासेस में जब आप लोग रहे होंगे तो आपने पढ़ा भी होगा, ये कथन भी है राजपूताने में। लेकिन जो राजपूत थे उन लोगों ने हुमायूं का साथ उस तरह से नहीं दिया था, एंड बहादुर शाह के खिलाफ जाता है हुमायूं, राजपूतों के साथ खड़ा होता है, लेकिन जो राजपूत होते हैं वो उसके साथ नहीं आ पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये है कि सही समय पर हुमायूं
रानी के साथ में जा नहीं पाया था, देर हो जाती है उसको, वो वहाँ नहीं जा पाता है, जबकि उसके त्वरित उसको डिसीजन लेना चाहिए, जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा कि कोई भी मामले में डिसीजन लेने में वो काफ़ी लेट करता था। एंड जो जब उसके जाने का टाइम हुआ तो वहाँ पर उसको पहुँचने में भी काफ़ी लेट होता है। तो ये सिचुएशन जो थी बाद में उसके लिए ही डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती है। नेक्स्ट क्या है कि लैक ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी इसमें भी कमी, मतलब उस सैन्य जो रणनीति बनाते हैं बाबर की तरह नहीं था। हुमायूं डिड नॉट अटैक हिज स्ट्रॉन्ग अपोनेंट एट द अप्रोप्रिएट टाइम। सही समय पर दुश्मन पर अटैक करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमेशा लॉस्ट करता रहता है, वो कर नहीं पाता है। इंस्टीड ऑफ रशिंग द चित्तौड़ टू अटैक बहादुर शाह ही वेस्टेड टाइम इन फेस्टिवल एट मांडू। वो खबर पाता है, तैयार भी होता है जाने के लिए, लेकिन सही समय पर पहुंच नहीं पाता है। अगर वो तुरंत अटैक कर देता और बहादुर शाह को जाकर वो क्रश करता तो शायद उसके साथ एक मॉरल सपोर्ट राजपूत का रहता। देखिए यही चालाकी अकबर ने की थी, जो ये समझ रहा था कि हिंदुस्तान में राज्य करने के लिए मुस्लिम के साथ हिंदू जो राजपूत राजा थे उनका सहयोग ज़रूरी है, लेकिन बाय हार्ट ये तैयार था जाने के लिए, ये विरोध में नहीं था रानी के, लेकिन फिर भी जा नहीं पाता है, वहाँ पे देर कर देता है। एंड नतीजा ये था कि उसने पूरा टाइम अपना वेस्ट किया था। लाइकवाइज इंस्टीड ऑफ पनिशिंग द रेबल ऑफ बिहार ही स्पेंड सेवरल मंथ्स ऑफ ऑन हिज वे इन बेसिंग माइनर प्लेसेस। ओके, तो इसके अलावा क्या गलती कर रहा है? एक तो चित्तौड़ नहीं गया टाइम पर, वहाँ उसने गंवा दिया एक मौका। बाद में राजपूतों का भी साथ उसको नहीं मिल सका। एंड नेक्स्ट वन कि जब उसको बिहार के रेबेलियन को पनिश करना था तो भी वो पनिश नहीं कर पाता है, वहाँ भी उसको जो समय देना चाहिए था वहाँ नहीं दे पाता। ऑल दिस गेव टाइम टू हिज एडवर्सरीज टू मेक एडिक्वेट प्रिपरेशन एंड टू कंसोलिडेट हिज देयर पोजीशन। नेक्स्ट है डिफेंसिव एटीट्यूड। उसका आक्रामक रुख नहीं होता था, हमेशा उसे अपनी रक्षा में ही लड़ाई करनी पड़ी। आफ्टर हिज डिफीट एट चौसा ही ऑलवेज रिमाइंड ऑन द डिफेंसिव। ही डिड नॉट अटैम्प्ट टू रिकैप्चर द टेरिटरी। बाबर और हुमायूं में देखिए सबसे बड़ा अंतर यही था कि बाबर को उसके क्षेत्र से बार बार निर्वासन झेलना पड़ता है, लेकिन बाबर करेज रखता है उसको रीगेन करने के लिए, लेकिन ये करेज हुमायूं के अंदर नहीं था। रॉन्ग चॉइस ऑफ साइट। इन द बैटल ऑफ कन्नौज ही मेड ब्लंडर इन चूजिंग अ लो लैंड फॉर इनकैम्पमेंट एंड फॉर रिमेनिंग इनएक्टिव बिफोर द एनिमी फॉर 2 months। देखिए उसको युद्ध भूमि में किस जगह अपनी सेना को ठहराना है, इस बारे में जब हम बैटल पढ़ेंगे तब इसको फिर से डिस्क्राइब करेंगे कि बारिश का मौसम है और वो क्या करता है कि जब अपने सेना को बैठने के लिए जगह चुनता है तो वो निचले सतह को चुनता है, और नतीजा क्या होता है कि यहाँ बारिश होती है और जो उसकी कैंप थी वहाँ पूरा कीचड़ हो जाता है, वहाँ पानी पूरा भर जाता है और उसकी सेना जो होती है वो सही से डिफेंस नहीं कर पाती है। तो युद्ध भूमि में किस जगह आपकी सेना को रहना है ये भी वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाता था। लीनियंसी टू हिज एनिमीज़। उसके खुद के बिहेवियर जो कि उदारता से भरा हुआ था, बार बार उसके एनिमीज़ जो अगेंस्ट उसके खड़े होते थे फिर भी वो सही तरीके से उनको पनिश नहीं कर पाता था। अब देखिए जैसे कहते हैं कि दिस ही डिड नॉट ओनली इन द केस ऑफ कामरान बट आल्सो इन द केस ऑफ मोहम्मद जामा मिर्ज़ा। जैसे कामरान ने उसके खिलाफ बहुत सारे अटैम्प्ट किए, लेकिन उसने बार बार माफ़ किया और उसके साथ ही मोहम्मद जामा मिर्ज़ा उसके लिए भी हुमायूं ने कड़े डिसीज़न नहीं लिए थे। यहाँ देखिए एक चीज़ बता दूं कि हुमायूं के भाइयों का जो एटीट्यूड था इतना बुरा था, इतना रूडनेस था उनके बिहेवियर में हुमायूं के लिए कि उसके खुद के भाई ने, जैसा कि बुक्स में मिलता है देखने को, कि उसके भाई ने जो अस्करी था वो युद्ध के समय में उसके बेटे अकबर को
किले की दीवार पर बैठा देता है, सो दैट कि अगर कोई बारूद का गोला उसकी तरफ आए तो उसके भाई का बेटा उस युद्ध में मारा जाए। इतनी हद तक दुश्मनी रखने के बावजूद जब भी हुमायूं के सामने ये लोग आते थे, हुमायूं इनको पिता की भांति माफ़ कर देता था, और ये इसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती थी। नेक्स्ट, शेरशाह, मोर कैपेबल. It must be admitted that he was no match for Sher Khan, who was in very respect superior to him in preparing and planning battle and in fighting the enemy. नेक्स्ट देखिए, जो हम लोगों का टॉपिक यही हम जो स्टॉप करेंगे और इसके बाद जो कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट देखेंगे, इसमें शेरशाह के कंपैरिजन में हमें ईमानदारी से ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसका जो दुश्मन शेरशाह था ये हुमायूं से कहीं ज़्यादा कैपेबल था, पावरफुल था, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी थी, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ था इंडिया के लिए। तो वो सही तरीके से रणनीति बनाता था, सही तरीके से युद्ध का प्लान करता था, और उसकी जो विज़न थी वो बहुत क्लियर थी। Shershah had more experience, more knowledge of strategies, more organized capacity. पूर्व में बाबर की सेना में सैनिक था, शेर खान उसका नाम था, फ़रीद खान। उसके चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि फ़रीद खान कैसे शेर खान बनता है, क्योंकि शेर को मारता है निहत्थे हाथ से, फिर वो किस तरह से एम्बिशियस रहता है और धीरे धीरे वो हुमायूं के राज्य में कैसे हुमायूं के ही साम्राज्य को छीनने की कोशिश करता है, और युद्ध का उसको अभ्यास रहता है, युद्ध की काफ़ी अच्छी समझ उसको रहती है, और वो कभी भी मौके को चूकता नहीं है। वो बहुत ही ट्रिकी तरीका अपनाता है, एंड बहुत ही अच्छे से दुश्मन के ऊपर किस तरह कमांड करना है, किस तरह दुश्मन को जीतना है, इसको वो बहुत अच्छे से ड्राफ्ट भी करता है, और हुमायूं में ये कैपेसिटी नहीं थी। ठीक है, तो एक तरफ एक कमज़ोर राजा जिसने कि अपने पिता के वेल्थ को सक्सीड किया, और एक तरफ आने वाला खतरा शेरशाह। ये चैप्टर जो होगा ये हमारा अगला टॉपिक होगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने देखा हुमायूं के बारे में, हुमायूं की अर्ली लाइफ क्या थी, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसके प्रॉब्लम में उसका कितना हाथ था, ये हमने डिस्कस किया। अगले चैप्टर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।